जब धरती पर पहले से ही 75% पानी मौजूद है तो जो कुछ भी करना है वो इसी पानी से कर लो ना। आपको चांद पर जाने की जरूरत कहां पड़ रही है। जब धरती पर पहले से ही 100 से ज्यादा एलिमेंट्स मौजूद है तो जो भी बनाना है वो इन्हीं रिसोर्सेज से बना लो ना। आपको चांद पर जाकर के यूरेनियम ढूंढने की क्यों जरूरत पड़ रही है। लेकिन नहीं, सब देशों को चांद पर पहुंचना है, और पहुंचना ही नहीं है बल्कि सबसे पहले पहुंचना है। वहां पर पानी की खोज करनी है, वहां पर यूरेनियम को ढूंढना है। चलो ठीक है, आपने वहां पर यूरेनियम का पता लगा भी लिया, तो फिर उसको धरती पर लाओगे कैसे। और आपने पानी का पता लगा लिया तो फिर धरती पर उसको लाना क्यों है, जब धरती पर ऑलरेडी पहले से पानी पड़ा हुआ है। तो आज के समय में सभी देशों के बीच में चांद पर पहुंचने की होड़ लगी हुई है, और ये काफी सारे सवाल ऐसे हैं जो सभी के जहन में आते हैं कि भाई इतने करोड़ रुपए खर्च क्यों कर रहे हो। पहले धरती पर तो डेवलपमेंट कर लो, यहाँ की गरीबी तो हटा लो, चांद पर पैसे लगाने से फायदा क्या होगा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इन सभी देशों का चांद पर पहुंचने का मकसद क्या है और इसकी शुरुआत कहां से होती है। तो देखो, चांद पर पहुंचने का सबसे पहला कंपटीशन अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में शुरू हुआ था। ये कंपटीशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू हुआ था, क्योंकि उस समय दोनों देशों के बीच कोल्ड वार चल रही थी। 1950 के दशक में दोनों पावरफुल कंट्रीज इस बात को लेकर कंपटीशन में उलझी हुई थी कि भाई आउटर स्पेस में सबसे पहले कौन बाजी मारता है। तो देखिए, धरती पर से पहली बार चांद की ओर जो मिशन भेजा गया था वो अमेरिका ने भेजा था, जिसका नाम था पायनियर 0। इससे 1958 में भेजा गया था, लेकिन यह सक्सेस नहीं हुआ था। इसी साल सोवियत यूनियन ने भी अपना लूना मिशन चांद की ओर भेजा, लेकिन वो भी फेल रहा। इसके बाद 1959 में पायनियर 4 के जरिए अमेरिका ने और कोशिश की, लेकिन उसमें भी सफलता हाथ नहीं लगी। आखिरकार सोवियत यूनियन ने अपने लूना 2 मिशन के जरिए चांद पर पहली बार पहुंचकर अमेरिका को इस रेस में पीछे कर दिया। 1966 में सोवियत यूनियन ने अपना लूना 9 मिशन लॉन्च किया, जिसने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की, और ये ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। और इसी मिशन से यह भी पता चला कि भाई चंद्रमा की सतह है ठोस है। तो इसे कोल्ड वॉर के समय सोवियत यूनियन ने चांद पर कुल 24 मिशन लॉन्च किए थे। इनका सबसे आखिरी मिशन लूना 24 था, जो 1976 में लॉन्च किया गया था, और ये रूस के लिए इतना सक्सेस रहा था जो चांद की सतह पर से 170 ग्राम मिट्टी लेकर धरती पर सही सलामत वापस लौटा था। लूना 24 मिशन के बाद रूस ने पिछले 47 सालों से चांद के लिए कोई मिशन लॉन्च नहीं किया, लेकिन अब पूरे 47 साल के बाद 2023 में जब भारत अपना चंद्रयान 3 लॉन्च कर रहा था, तो तब रूस ने लूना 25 मिशन को लॉन्च किया। जैसे चांद के साउथ पोल पर ही पहुंचना था जहां पर चंद्रयान 3 को पहुंचना था, लेकिन ये लूना 25 मिशन बीच में ही क्रैश हो जाता है और ये मिशन अनसक्सेसफुल रहता है। अब देखिए, दूसरी ओर अमेरिका की बात करें तो वो काफी टेंशन में आ गया था, क्योंकि भाई सोवियत यूनियन ने अपना लूना 2 मिशन के जरिए चांद के सरफेस को टच करके दिखा दिया था, और फिर अपने लूना 9 मिशन से चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग भी कर ली थी। तो अमेरिका को यह डर लगने लगा था कि भाई इससे रूस का दबदबा दुनिया में बढ़ता जा रहा है। तो अब अमेरिका को अपना दबदबा बनाने के लिए कुछ अलग करके दिखाना था। सॉफ्ट लैंडिंग तो रशिया कर ही चुका था, तो अब उसे सॉफ्ट लैंडिंग से कुछ ज्यादा करके दिखाना था, ताकि उसकी इमेज दोबारा से सुपर पावर की बन जाए। और अमेरिका ने ऐसा करके भी दिखाया। अमेरिका दुनिया में अकेला ऐसा देश है जिसने चांद पर इंसान को पहुंचाया है, और यह काम इसने 1969 में किया। अपने 11वें अपोलो मून मिशन के जरिए इसने 2 लोगों को, नील आर्मस्ट्रांग और बल्ज एल्ड्रिन को चांद पर पहुंचाया। तो कुल मिलाकर बात यह है कि चाहे चांद पर कुछ रिसर्च करनी हो, चाहे वहां पर पहुंचना हो, केवल सोवियत यूनियन का और अमेरिका का ही इस क्षेत्र में दबदबा रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ सालों में चांद पर पहुंचने की होड़ में कई और देश भी लग चुके हैं। अब देखिए, जिस समय सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में चांद पर पहुंचने का कंपटीशन चल रहा था, उस समय भारत और चाइना, इन दोनों के पास अपनी खुद की ठीक से कोई स्पेस एजेंसी भी मौजूद नहीं थी। लेकिन आज ये दोनों ही कंट्री अचानक से इस सेक्टर में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले देश बन चुके हैं। अब चाइना की बात करें तो रशिया और अमेरिका के बाद केवल वही है जो चांद के सरफेस से पत्थर और मिट्टी के नमूने धरती पर लाने में सक्सेस रहा है। पिछले 10 सालों में चाइना ने चांद पर कई सारे मिशन भेजे हैं, लेकिन उसके केवल 3 मिशन ही सक्सेस रहे हैं। 2013 में तो उसने चांग ई 3 को भेजा था, 2009 में चांग ई 4 को, और 2020 में चांग ई 5 उसने किया था। तो ये मिशन उसके सक्सेस रहे थे। अब इसमें से जो सबसे मुश्किल था वो था चांग ई 5, जिसने चांद पर खुदाई भी की थी, कुछ नमूने भी इकट्ठे किए थे, और चांद के सरफेस की रंगीन तस्वीरें भी भेजी थी। यहाँ तक कि चाइना ने अपने खुद का फ्लैग भी वहां पर लहराया था। यानी जो रेस अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में थी, वो रेस अभी अमेरिका और चाइना के बीच में बन चुकी है। अब चाइना का प्लान है वो चांग ई 6 को लेकर है। ये 2026 में किया जाएगा, जो मून के साउथ पोल पर ही उतरेगा और वहां से कुछ नमूने लेकर के वापस आएगा। इसके बाद 2027 में उसका वांग ई 7 मिशन है, जिसमें वो साउथ पोल पर ही जाएगा और वहां से पानी और बर्फ की खोज करेगा। इसके बाद उसका सबसे बड़ा मिशन
मिशन है 2030 में, जिसमें वो चांद पर किसी इंसान को पहुंचाने वाला है। और अगर वो इसमें सक्सेस हो जाता है तो अमेरिका के बाद ऐसा करने वाला वो दूसरा देश बन जाएगा। अब देखिए भारत की बात करें तो भारत ने अपना पहला मिशन 2008 में लॉन्च किया था, चंद्रयान 1, जो सक्सेस रहा था। इसके बाद 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च किया, लेकिन वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया। हाँ, थोड़ा बहुत तो सक्सेस रहा था। इसके बाद 2023 में तो आपको पता ही है, जिसमें चंद्रयान 3 पूरी तरह से सक्सेस रहा है। और भारत का आगे का प्लान शायद 2035 या 2040 तक चांद पर इंसान को पहुंचाना है। अब देखिए इंडिया और चाइना के अलावा और भी कई देश और कई कंपनीज है जो चांद को लेकर अपने नए नए मिशन लॉन्च करने वाली हैं, जैसे कि जापान है, यूरोप है, स्पेसएक्स कंपनी है, ब्लू ओरिजिन कंपनी है, साउथ कोरिया और संयुक्त अरब अमीरात भी अपने कुछ मिशन पर काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इन सभी मिशन को देखें तो इनमें कोई भी बड़ा मिशन नहीं है, जैसे कि चांद पर किसी इंसान को पहुंचाया जा रहा हो। इनमें ज्यादातर लैंडर और रोवर ही भेजे जा रहे हैं। कुछ कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट्स भेजी जा रही है, तो वे वहां पर केवल बर्फ और पानी की और कुछ एलिमेंट्स की ही रिसर्च करेंगे। केवल एक अमेरिका ये जो कुछ बड़ी प्लानिंग पर काम कर रहा है। अमेरिका का मिशन है ऑर्टिमस, जिसे 2026 तक कंप्लीट करने की तैयारी की जा रही है और इसके स्टेप्स शुरू हो चुके हैं, जो 2026 तक 3 स्टेप्स में कंप्लीट किया जाएगा। इसमें एस्ट्रोनॉट्स को चांद की सतह पर उतारा जाएगा और इसमें शायद पहली बार कोई महिला भी शामिल होगी और ये भी चांद के साउथ पोल पर ही उतरने वाले हैं, वहां पर पानी और बर्फ पर रिसर्च करेंगे। अब देखिए आप किसी भी कंट्री के मिशन को देखेंगे तो आप 2 चीजें नोटिस करेंगे। पहली तो ये कि भाई सभी देश चांद के साउथ पोल पर ही जाना चाहते हैं, लेकिन साउथ पोल पर ही क्यों? और दूसरी बात कि सब के सब बर्फ और पानी की खोज करना चाहते हैं। तो पहले बात करते हैं कि सभी कंट्रीज चांद के साउथ पोल के रीजन में ही क्यों जाना चाहते हैं। तो देखो वहां पर जाने के कई सारे कारण हैं। अब देखिए ये तो आपको पता ही है कि चांद पर बहुत सारे बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं। वहां की जमीन समतल नहीं है जैसे कि धरती की है। और देखो वो गड्ढे भी कोई छोटे मोटे नहीं है। हमारे पूरे सोलर सिस्टम में सेकंड बिगेस्ट क्रेटर मून के साउथ पोल के ऊपर ही है। अब चलो कि भाई गड्ढे हैं तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, उससे हमें क्या मतलब? तो इसको ऐसे समझो जैसे कि धरती के 100 किलोमीटर ऊपर तक एटमॉस्फेयर है, लेकिन मून के ऊपर कोई गैस कोई एटमॉस्फेयर मौजूद नहीं है। नॉर्मली मून के ऊपर -220 से लेकर -230 डिग्री तक टेम्परेचर रहता है, यानी बिल्कुल बर्फ जमी रहती है। हाँ, अगर कहीं कहीं पर सूरज की रोशनी पड़ जाती है तो जरूर 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है, बल्कि बाकी के टाइम पर उसकी सरफेस हमेशा ठंडी ही रहती है। और यही चीज मून के लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि अगर मून पर एटमॉस्फेयर होता तो वहां पर जो वाटर मौजूद है वो वाष्प बनकर के कब का ही उड़ चुका होता। मून के ऊपर लिक्विड वाटर सर्वाइव नहीं कर सकता, केवल सॉलिड वाटर ही वहां पर सर्वाइव कर सकता है, यानी बर्फ के रूप में। और टेम्परेचर माइनस में होने की वजह से ही वहां पर पानी जमा हुआ है। अब देखिए चांद पर जो बड़े बड़े गड्ढे हैं, खासकर साउथ पोल पर ये गड्ढे ज्यादा हैं। और साउथ पोल एक ऐसी जगह भी है जहां पर सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती है। तो उन गड्ढों की शैडो की वजह से कुछ गड्ढे ऐसे भी हैं जहां पर अरबों खरबों वर्षों से कोई सूरज की रोशनी नहीं पड़ी है। तो जाहिर सी बात है कि भाई वहां पर टेम्परेचर बहुत ही नीचे होगा, तो उस जगह पर जो वाटर मौजूद है वो कई वर्षों से बर्फ के रूप में जमा हुआ है। तो बस इसीलिए सभी देश साउथ पोल पर ही जाते हैं कि भाई वहां पर पानी मिलने की ज्यादा संभावना है। तो अब एक बात तो क्लियर है कि भाई मून पर पानी बिलियंस ऑफ टन मात्रा में मौजूद है, लेकिन एग्जैक्ट ये नहीं पता कि वो कहां पर मौजूद है, और बस उसी की खोज में ये सभी देश लगे हुए हैं। लेकिन एक बात बताओ, उस पानी का करेंगे क्या? पानी तो धरती पर ही 75% मौजूद है, और जब पानी हाथ लग जाएगा तो क्या उसे धरती पर लेकर आएंगे? तो देखिए मून पर जो पानी मौजूद है ना, उसे मून पर ही रखने की जरूरत है, उसे धरती पर लाने की कोई जरूरत नहीं है। और जब ये पानी मिल जाएगा तो वहां पर एनर्जी की समस्या सोल्व हो जाएगी, वहां पर रुकने की, वहां पर रहने की सभी प्रॉब्लम्स वहां पर सोल्व हो जाती है। लेकिन चलो पानी तो मिल गया, लेकिन वहां पर ऑक्सीजन कैसे मिलेगी? और बिना ऑक्सीजन के तो आदमी जिंदा रह नहीं सकता। तो देखो भाइयों, आपने H2O का नाम तो सुना ही होगा। यह पानी का फॉर्मूला होता है, यानी वाटर में हाइड्रोजन भी होती है और ऑक्सीजन भी होती है। तो अब इसको अलग थलग करके हाइड्रोजन से तो रॉकेट का फ्यूल बनाया जा सकता है और ऑक्सीजन रहने के लिए काम में आ जाएगी। हालांकि देखो ऑक्सीजन से भी फ्यूल बनाया जा सकता है। अब चांद पर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कीमती धातुएं, जैसे कि सोना, प्लेटिनियम, टाइटेनियम, यूरेनियम आदि। लेकिन इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है हीलियम 3। अब ये ऐसी चीज है जो धरती पर नहीं पाई जाती है, ये केवल और केवल मून पर ही मिल सकता है। हालांकि वैज्ञानिक कहते हैं कि भाई हमारी धरती के सबसे अंदर की जो कोर है ना, उसके अंदर हमें कुछ हीलियम 3 मिल सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि भाई वहां पर जाना चांद पर जाने से भी ज्यादा कठिन है। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है तो आप जानते होंगे कि हीलियम क्या होता है। अगर नहीं जानते तो समझिए ये एक बहुत ही लाइट मॉलिक्यूल होता है। इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और उसके चारों ओर 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। अब अगर इसमें एक न्यूट्रॉन डाल देना तो ये हीलियम 3 बन जाता है, यानी एक तरह से हीलियम का भाई होता है, लेकिन उससे थोड़ा पावरफुल होता है। अब देखिए इस हीलियम 3 को फ्यूजन पावर में डाल दिया जाए तो धरती पर हमेशा हमेशा के लिए एनर्जी की समस्या ही खत्म हो जाए। लेकिन अभी तक फ्यूजन पावर डिस्कवर नहीं किया गया है। हालांकि आने वाले कुछ 15-20 सालों में फ्यूजन पावर भी डिस्कवर कर ही लिया जाएगा। अब देखिए मून पर काफी सारी हीलियम 3 मौजूद है। लगभग 1.1 मिलियन मेट्रिक टन हीलियम मून पर बताई जाती है। अब देखो ये इतनी होती है कि अगर हम इसको एनर्जी में कन्वर्ट कर लें तो धरती पर अगले 40,000 सालों तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है।
अब हीलियम 3 की सबसे खास बात यह होती है कि इसमें किसी तरह का वेस्टेज नहीं होता है। इससे न तो कोई रेडिएशन निकलता है, यानी इससे जो एनर्जी बनेगी वो पूरी तरह से क्लीन एनर्जी होगी। केवल 1 ग्राम हीलियम 3 से ही 165 मेगावाट आवर्स की बिजली बनाई जा सकती है। अब ये इतनी होती है कि भाई हम लगातार 15 घंटे तक पूरे उत्तर प्रदेश राज्य को बिजली की सप्लाई कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर भाई बात यह है कि मून धरती के लिए आने वाले समय में पावर हाउस बन सकता है। लेकिन अब यार यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है कि भाई उस हीलियम 3 को धरती पर लाएंगे कैसे, और चलिए कुछ तिकड़म लगाकर ले भी आए तो वो काफी कॉस्टली पड़ जाएगा। तो देखो इसे धरती पर नहीं लाया जाएगा उस हीलियम 3 से, और बाकी जो भी माइनिंग करके वहां पर मिनरल्स मिलेंगे उनसे वहीं पर प्लांट लगाया जाएगा, और उस प्लांट में रॉकेट से जुड़े हुए कई पार्ट्स बनाए जाएंगे। यानी एक तरह से एक नई सिविलाइजेशन बसाई जाएगी जिसमें इंसान तो होंगे ही, लेकिन देखो ज्यादातर काम में रोबोट्स को ही काम में लिया जाएगा। तो एक तरह से ये इंसानों के लिए रुकने का अड्डा बनेगा। अगर हमें आगे दूसरे प्लेनेट्स पर जाना है जैसे कि मंगल ग्रह हो गया, तो मून को बेस स्टेशन बनाया जा सकता है और वो हमारे लिए स्पेस लॉन्च स्टेशन बन सकता है। अब देखो धरती से जब कोई रॉकेट लॉन्च किया जाता है तो उसमें काफी सारा फ्यूल लग जाता है, लेकिन मून पर पहुंचकर दोबारा से फ्यूल उस रॉकेट में भरा जा सकता है और वहां से फिर मंगल पर पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा मून पर ग्रेविटी भी काफी कम है, तो वहां पर कम फ्यूल के अंदर ही रॉकेट को लॉन्च किया जा सकता है। वहीं जो हीलियम 3 की हम बात कर रहे हैं तो उसे भी धरती पर लाना काफी कॉस्टली पड़ेगा। लेकिन भाई ये हो सकता है कि आने वाले समय में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली जाए कि हम मून पर ही किसी लेजर बीम से या माइक्रोवेव या किसी और टेक्नोलॉजी से डायरेक्ट धरती पर ही इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर कर ले। यानी पावर प्लांट तो मून पर बना होगा लेकिन उसकी इलेक्ट्रिसिटी पहुंचेगी धरती पर। तो आने वाले समय में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि भाई ऐसा कुछ हो भी पाएगा या नहीं। अब देखो ये बात तो हो गई साइंस के नजरिए से कि भाई वहां पर कितने सारे मटेरियल मौजूद है, तो इसलिए इंसान का चांद पर पहुंचना जरूरी है। लेकिन जो कुछ चुनिंदा पावरफुल देश है उनमें सबसे पहले वहां पर पहुंचने की होड़ मची हुई है। तो ऐसा क्यों? तो देखिए इसकी वजह है एक ट्रीटी यानी एक समझौता। यूनाइटेड नेशंस का 1967 में किया गया एक समझौता है कि भाई अंतरिक्ष के अंदर कोई भी देश किसी जगह को लेकर क्लेम नहीं कर सकता कि ये मेरी है। इसके बाद 1971 में एक और समझौता हुआ कि भाई स्पेस का कमर्शियल यूज नहीं होना चाहिए, लेकिन उस समय अमेरिका, चाइना और रशिया ने इस पर साइन नहीं किए थे क्योंकि वो पावरफुल कंट्रीज है। वहीं रशिया और चाइना ने तो अब ये भी सवाल उठा दिए हैं कि भाई अमेरिका कौन होता है ये अधिकार बनाने वाला कि हम स्पेस में क्या करेंगे कि क्या नहीं करेंगे। वैसे ऐसी ही संधि अंतरिक्ष के अलावा अंटार्कटिका पर भी लागू होती है, वहां पर भी कोई भी देश जाकर के रिसर्च कर सकता है। लेकिन देखिए ये जो समझौता है ये कभी ना कभी तो खत्म होगा ही, और शायद आने वाले 10-15 सालों में हमें देखने को मिल भी जाए। तो जैसे ही ये समझौता खत्म हो जाएगा तो इसके बाद जो पावरफुल कंट्रीज है वो कहना शुरू कर देंगे कि भाई जिस जगह पर तो सबसे पहले पहुंचा है वो जगह उसकी हुई। जैसे अमेरिका, रशिया और चाइना, उन्होंने जहां जहां पर अपने मिशन को कंप्लीट किया है उस जगह पर ये अपना अपना दावा ठोक देंगे। तो देखिए इसीलिए भारत के लिए भी अपने चंद्रयान 3 को मून के साउथ पोल पर सक्सेसफुली लॉन्च करना जरूरी हो गया था, क्योंकि जब कभी ऐसी सिचुएशन बनेगी तो भारत भी दावा ठोक सकेगा कि भाई साउथ पोल तो हमारा है। और क्योंकि साउथ पोल में काफी सारे मिनरल्स मौजूद हैं तो उन पर भी भारत अपनी दावेदारी कर सकेगा। तो जो लोग कहते हैं कि भाई चंद्रयान 3 पर 800-900 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, उसका मतलब क्या निकला? तो देखिए जब भी वहां पर माइनिंग होगी, कुछ मिनरल्स मिलेंगे तो उन पर भारत भी क्लेम कर सकेगा। तो भारत ने आज जो कुछ करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट किए हैं उससे कई गुना होकर के रिटर्न मिलेगा। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि भाई क्यों सभी देश मिलकर के चांद पर सबसे पहले पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाइयों आज की वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है, और आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। ऐसी और भी काफी सारी वीडियोस मौजूद है जो आप यहाँ पर जाकर के देख सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बाकी काम वीडियो को लाइक करके आप शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।